Hello students, welcome to Top Scorer. In this video, we will learn Standard 9 Social Science subject, Chapter number 1, Rise of British Rule in India. So let's start with the introduction. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस. एंशिएंट पीरियड से अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो पोजीशन है वो पूरे वर्ल्ड में इनकम्पेरेबल था. इंडिया से बाकी कंट्री को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते थे. और कंपैरिजन की बात करूँ तो इकोनॉमिकली हम इतने प्रॉस्परस थे, कल्चर हमारा इतना आगे था, और रिलीजियस इनहेरिटेंस जो हमने गेन किया है हमारे एंसेस्टर से वो भी इनकम्पेरेबल था. ओके. और यही प्रॉस्पेरिटी जो है हमारी तीनों तरह की, जो इकोनॉमिक, कल्चरल और हमारा जो रिलीजन, उनके कारण इसके इतना प्रॉस्परस था कि जो पीपल थे फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वो कहाँ आते, इंडिया आते. जैसे आज की बात करें ना कि आज लोग कहाँ पढ़ाई करना पसंद करते हैं, पैसे कमाने जाने की बात करें तो लोग अमेरिका, कनाडा ऐसे जगहों पे जाने पसंद करते हैं. मतलब इन सब बाकी दूसरी कंट्री में जाना पसंद करते हैं. बट एंशिएंट टाइम पे इसका काफ़ी उल्टा था. ओके. लोग इंडिया में आना पसंद करते थे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मुस्लिन. सो मुस्लिन जो सिल्क का क्लॉथ, मुस्लिन का कपड़ा, स्पाइसेस और इंडिगो. ओके. ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सभी चीज़ों की काफ़ी डिमांड थी, और ये सब आपने स्टैंडर्ड 8 में काफ़ी अच्छे से सुना भी हुआ है. ओके. सो ये जो ट्रेड चल रहा था इंडिया और यूरोप का वॉज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट. ओके. सो आप देख सकते हो इंडिया से ये यूरोप जाने का लैंड रूट भी है और सी रूट भी है. ओके. सो ईरान, बगदाद, तुर्की, इस तरह से फिर फाइनली यूरोप पहुंचते थे सामान. सारे जो रॉ मटेरियल है, सारे ये जो सिल्क, स्पाइसेस है, मुस्लिन है, इंडिगो है, तो ये सारी चीज़ें सी रूट और लैंड रूट से यूरोप पहुंचती. ओके. अब इसका सेंटर की बात करें ना तो देखो, द सेंटर ऑफ दिस रूट्स वाज इस्तांबुल. ओके. इस्तांबुल यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो तुर्की में है. ये आप देख सकते हो यहाँ पे तुर्की में एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल. ये पूरे ट्रेड रूट का सेंटर पड़ता था. अभी हुआ क्या कि आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 AD बाय टर्किश मुस्लिम. अब टर्किश मुस्लिम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेते हैं. ये जगह जो है टर्किश मुस्लिम पूरा अपने अंडर कर लेती है. ओके. सो जो सी रूट था कॉन्स्टेंटिनोपल का वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है यूरोपियंस के लिए. ओके. अब यूरोपियंस ये रास्ता यूज़ नहीं कर सकते थे. ओके. इसके कॉन्स्टेंटिनोपल मेन सेंटर था ट्रेड रूट का. अब ये तो भाई टर्किश मुस्लिम ने जीत लिया. ओके. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट स्पाइसेस. ओके. अब यूरोपियंस को तो हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है उसकी आदत लग गई थी. ओके. स्पाइसेस की, हमारे यहाँ के जो सिल्क के क्लोथ है, मुस्लिन के क्लोथ है, हमारा का यहाँ का इंडिगो, ये सब की आदत लग गई थी. अब यूरोपियन फेल्ट कंपेल्ड. अब ये मजबूर हो जाते हैं कि उनको दूसरा कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा. ओके. यानी कि उनको नया सी रूट तो अब ढूंढना ही पड़ेगा. सो इसी तरह से जो है ये जियोग्राफिकल डिस्कवरी का एक एरा, यानी कि एक दौर, एक ज़माना स्टार्ट हो गया. अब मतलब डिस्कवरीज होने लगी. पहले जितना पता था उतना ही पता था. अब नई जगह का जो है फाइंड आउट होगी कि और जगह पे क्या क्या है, इंडिया का जाने के और कौन से रास्ते हैं. जो मैप थे इतने ज़्यादा पता नहीं था कि भाई अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, हम वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा. ओके. तो ये इसी तरह से ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का एक दौर स्टार्ट हो जाता है. सो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. तो किन किन लोगों ने सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स किए, तो आपको मेन जो, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने अटैम्प्ट किया था, बट जो मेन है आपको 4 लोग याद रखने हैं. सो सबसे पहले है बार्थोलोम्यू डियाज, सेकंड इज अमेरिगो वास्पुसी, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को द गामा. ओके. ये चारों नाम याद रखने हैं जिन्होंने सी रूट, इंडिया के सी रूट फाइंड करने के अटैम्प्ट किया है. ओके. सबने इंडिया का रूट फाइंड नहीं किया है. ओके. ये अटैम्प्ट किया है. और जिसने फाइंड किया वो आखिरी कौन है, वास्को द गामा है. सो बार्थोलोम्यू डियाज नंबर 1, अमेरिगो वेस्पुसी, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को द गामा.
चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो आफ्टर द ट्रेड रूट टू इंडिया वॉज क्लोज, द पीपल ऑफ पोर्टुगल एंड स्पेन वर अमॉन्ग द फर्स्ट टू स्टार्ट डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट टू इंडिया. अब जैसे ही ट्रेड रूट हमने बात की कि वो बंद हो जाता है इंडिया का, तो पोर्टुगल और स्पेन जो है वो उन पहले लोगों में से है जिन्होंने सी रूट फाइंड करने का स्टार्ट कर दिया, डिस्कवरी करने का स्टार्ट किया. विद इंस्पिरेशंस, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प ऑफ पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी. तो पोर्टुगीज़ के राजा हुआ करते थे प्रिंस हेनरी, उनसे इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट और इकोनॉमिक हेल्प लेके कुछ ब्रेव नेविगेटर्स है यानी कि सेलर्स है, उन्होंने सी रूट को डिस्कवर करने का एफर्ट स्टार्ट कर दिए. ओके, तो सबसे पहले नाम इसमें आता है बार्थोलोम्यू डियास का. वो फर्स्ट एक्सप्लोरर था हु स्टार्टेड इज नेविगेशन फ्रॉम पोर्टुगल टू फाइंड अ रूट टू इंडिया. पहला ऐसा नेविगेटर था, एक्सप्लोरर था, जिन्होंने इंडिया का रूट फाइंड करने का स्टार्ट किया. ही सेल्ड अराउंड द साउथ टिप ऑफ अफ्रीका एंड रीच टिल द कैप ऑफ गुड होप. तो देखो ये पूरा वो अटलांटिक ओशन से होके कहाँ तक पहुँचे, कैप ऑफ गुड होप तक पहुँचे. ओके, फिर आगे क्या हुआ, इस क्रू जो है उनके मतलब जो भी साथीदार थे वो आगे जाने की, क्योंकि पहले के टाइम पे कोई इतना फास्ट शिपिंग होता नहीं था, बहुत ही स्लो था, मतलब महीनों महीनों इवन सालों लग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में. तो उनका जो क्रू है वो आगे जाने से मना कर देते हैं और जो बार्थोलोम्यू डियाज है उनको मजबूरन क्या रिटर्न होना पड़ता है. ओके, पर इस जगह को कैप ऑफ गुड होप नाम दे देते हैं कि भाई यहाँ से आगे रास्ता मिल सकता है. ओके, सो ही कुड नॉट डिस्कवर इंडिया. सो फाइनली बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो इंडिया को डिस्कवर नहीं कर सकता. नाउ द सेकंड एक्सप्लोरर इन दिस लिस्ट इज क्रिस्टोफर कोलंबस. 1492 में उसने डिस्कवरी की थी. क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन सेलर था जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है स्पेन के किंग से सी रूट को फाइंड करने के लिए. कोलंबस बिलीव दैट बाय सेलिंग वेस्टवर्ड फ्रॉम स्पेन ही कुड रीच इंडिया. अब कोलंबस का क्या मानना था कि भाई देखो ये अफ्रीकन और यहाँ पे यूरोपियन है. ओके, यहाँ पे अमेरिका है. सो वेस्टवर्ड, वेस्ट में जाने से उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखो वर्ल्ड तो पूरा मतलब जो अर्थ है वो गोल है. ओके, तो उसका ये मानना था कि अगर मैं वेस्ट में जाऊँगा तो इंसॉर्ट में इंडिया पहुँच जाऊँगा. ओके, उसका ये मानना था. तो एक अटलांटिक ओशन में क्या होता है कि वो एक आइलैंड पहुँचता है विच ही बिलीव्ड वॉज इन वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, और ये मानने लगता है कि ये इंडिया का वेस्ट वाला हिस्सा है, और उस आइलैंड को इसी के कारण उस जगह को क्या वेस्ट इंडीज नाम देता है. ओके, बट इंस्टेड ऑफ रीचिंग इंडिया ही रीच अमेरिका. ही नेवर रियलाइज दिस. बट एक्चुअली वो इंडिया नहीं पहुंचा था, वो कहाँ पहुंचा था, अमेरिका पहुंचा था, और उसे ये रियलाइज ही नहीं हुई. ऑलवेज थॉट दैट इट वॉज ही हु फाउंड इंडिया. उसे हमेशा से यही लगा कि भाई इंडिया को तो उसी ने फाइंड आउट किया है. ऑल इज लाइफ ही नेवर रियलाइज दैट ही हैड डिस्कवर्ड अमेरिका इंस्टेड ऑफ इंडिया. पूरी लाइफ उसको यही लगता रहा कि उसने तो इंडिया को फाइंड आउट कर लिया है, बट एक्चुअली में वो क्या था, अमेरिका था. ओके, नाउ द थर्ड एक्सप्लोरर इन दिस लिस्ट इज अमेरिको वेस्पुसी. अमेरिको वेस्पुसी जो है वो ये इंसान है, ये एक ऐसा एक्सप्लोरर है जिन्होंने कोलंबस की मिस्टेक को रेक्टिफाई किया. कोलंबस की क्या मिस्टेक थी कि भाई उसने इंडिया फाइंड कर लिया, बट एक्चुअली वो जगह क्या थी, अमेरिका. और ये मिस्टेक्स को करेक्ट करने वाला इंसान कौन है, अमेरिको वेस्पुसी. एंड डिस्कवर दैट कोलंबस हैड रीच्ड नियर अमेरिका नॉट इंडिया. ओके, सो इट वाज अमेरिको डिस्कवर्ड अमेरिका. सो अमेरिका की डिस्कवरी किसने की, अमेरिको वेस्पुसी. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज वास्को द गामा, और ये मेन जो इंसान है जो इंडिया तक पहुंच गया. फाइनली इट वाज वास्को द गामा, पोर्टुगीज सेलर हु फाउंड द न्यू सी रूट टू इंडिया. फाइनली एक सेलर है जिसका नाम है वास्को द गामा. आपने स्टैंडर्ड 8 में भी इसका नाम सुना ही होगा. ये पोर्टुगीज सेलर था जिसने एक्चुअली इंडिया का सी रूट को फाइंड आउट किया. ही सेल्ड अराउंड द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका एंड रीच कालीकट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ये पूरा देखिए आप, ये पूरा गोल घूम के यहाँ से ऐसे करते करते फाइनली रीच कालीकट. ओके, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, इंडिया का वेस्ट साइड कालीकट पहुँचा. ओके, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ मैप में आप देख सकते हो. When he reached Calicut, he was welcomed by King Zamori. कालीकट पहुँचते उसको कौन से जो किंग है उसको वेलकम करता है, तो नेम इज़ जैमोरे.
वो अलाउड हिम टू डू बिजनेस देयर, और वो परमिशन भी दे देता है वहाँ पे बिजनेस करने के लिए पोर्टुगीज़ लोगों को। दस द डिस्कवरी ऑफ सी रूट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इवेंट। ओके, सो इंडिया की डिस्कवरी फाइनली किसने की? आंसर इज वास्को द गामा। एग्जाम में पूछे कि इंडिया का सी रूट जो है, इंडिया तरफ जाने वाला सी रूट को किसने फाइंड आउट किया? आंसर इज वास्को द गामा। सो डिस्कवरी ऑफ सी रूट जो है एक ऐसा हिस्ट्री में इवेंट माना जाता है पूरी दुनिया में, विच लेटर ओपन द डोर्स फॉर अदर यूरोपियंस इंक्लूडिंग ब्रिटिश टू एंटर इंडिया। और यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे एक यूरोपियन के साथ साथ फिर बाकी सब यूरोपियन भी जो है इंडिया आते हैं। ओके, अब इसके बाद इंडिया में बाकी यूरोपियंस का आना जो ये सिलसिला है ये स्टार्ट हो गया। ओके, सो सबसे पहले जो है जैसे हमने अभी बात की कि पोर्टुगीज़ आते हैं, वास्को द गामा जो है वो यूरोपियन में, जो वास्को द गामा जो ऐसा यूरोपियन है जो सबसे पहले इंडिया की डिस्कवरी करता है। तो पोर्टुगीज़ वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। पोर्टुगीज़ पहले थे जो इंडिया का सी रूट फाइंड जिन्होंने किया और ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ओके, विद इन स्पान ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल की बात करें तो पोर्टुगीज़ जो है बहुत सारी इंडिया की टेरिटरीज को कंट्रोल करने लगे। ट्रेड के साथ साथ ये लोग अपने अंडर में बहुत सारी टेरिटरीज हथियाने लगे, जैसे कि इस लिस्ट में नाम आता है दीव। यू कैन सी ऑल्सो इन द मैप, दीव को अंडर कर लिया आपने, दमन, गोवा, कोची और मलक्का। मलक्का है आप थोड़ा इस तरफ है, इस मैप में आपको नहीं दिखेगा, आगे की तरफ है। ओके, सो ये 5 जगह जो आपको याद रखनी है एज पर स्टैंडर्ड 9 बुक। ओके, और भी कई जगह थी, स्टैंडर्ड 8 में हमने पढ़ा, बट स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग हमें इतनी जगह याद रखनी है। ओके, दीव, दमन, गोवा ये मेन जगह है, एंड ऑल्सो कोचिन एंड मलक्का। ये जो स्टैंडर्ड 8 में हमने पढ़ा था थोड़ा और डिटेल में था, अब जितना काम का है उतना ही है। ओके, क्योंकि हमें थोड़ा आगे भी बढ़ना है इससे, क्योंकि हमें ब्रिटिश को अभी डिटेल में देखना है। ये जो स्टार्टिंग है कैसे आया ये सब हमें थोड़ा ये स्किप करना है। ओके, इसलिए स्टैंडर्ड 9 की बुक में इतना डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ ऊपर से जो मेन पॉइंट है वही है। फिर देखिए डच एंड डेनिश, तो ये भी साथ में ही निपटा दिया देखिए स्टैंडर्ड 9 में। तो पोर्टुगीज़ के जो ट्रेड का सक्सेस से इंस्पायर होके डच जो हॉलैंड से है और डेनिश जो डेनमार्क से है वो भी इंडिया आते हैं ट्रेड करने के लिए। डच इतना जो एस्टेब्लिश रूल करे, ब्रिटिश भी आ जाते हैं और कंपटीशन में टिक नहीं पाते, तो भाई डच डेनिश का सिलसिला तो जैसे ही आते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ओके, और स्टैंडर्ड 9 की बुक में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इतना डिटेलिंग में नहीं है। नाउ द थर्ड वन इज ब्रिटिश। तो इंग्लिश ट्रेडर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन करते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए 1600 में, आपको पता ही होगा। तो 1600 AD क्वीन एलिजाबेथ जो है वो इंग्लैंड की रानी होती है, एंड सी गेव द परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये मादी कंपनी है ना, ये एक प्राइवेट कंपनी है। जैसे आज की बात करें रिलायंस कैसे कंपनी है, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम की कंपनी है। और इस कंपनी को कंपनी को ट्रेड करने के लिए परमिशन चाहिए थी, और परमिशन किसने दी? वहाँ की जो क्वीन है एलिजाबेथ, उसने परमिशन दी। ओके, कि भाई जाइए ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी इंडिया है या और भी कंट्रीज़ है वहाँ जाइए और आप ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी को ऐसा परमिशन दे दिया। ओके, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो लंदन में ओपन हुई थी 1600 में। ओके, सो फर्स्ट ब्रिटिश शिप है कैप्टन विलियम हॉकिंस की लीडरशिप के अंडर, वो सूरत पहुँचती है। हाउएवर ड्यू टू द डोमिनेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश द ट्रेड सेंटर इन सूरत। क्या हुआ? सूरत में ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करने का उनको परमिशन मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो पोर्टुगीज़ लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे थे, और उनके अपोजिशन के कारण ब्रिटिश वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सका स्टार्टिंग में। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको परमिशन मिल जाती है, फाइनली परमिशन मिलती है मुगल एम्पायर जहांगीर से कि भाई आप ट्रेड अप कर सकते हैं। ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहला ट्रेड सेंटर सूरत में फाइनली ओपन करता है, ट्रेड सेंटर मतलब कोठी बोलते थे पहले, 1613 में। ओके, 1613 में पहला ट्रेड सेंटर ओपन करते हैं सूरत में। ओके, विद द परमिशन ऑफ होम? मुगल एम्पायर जहांगीर। ओके, याद रखना है, मुगल एम्पायर जहांगीर ने परमिशन दी थी ब्रिटिश को ट्रेड करने के लिए। इनिशियली द कंपनी एस्टेब्लिश ट्रेड सेंटर इन सूरत, भरूच, अहमदाबाद। तो स्टार्टिंग में कहाँ पे? सूरत, यहाँ पे सूरत, भरूच और अहमदाबाद। ओके, ये वाला हिस्से में। ओके, बट हुआ क्या, मराठास जो है उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था इस जगहों पे। ये पूरा जगह जो है ये मराठा का प्रेजेंस बहुत ही
खतरनाक तरीके से था उस टाइम पे। तो कंपनी को ऐसा फील हुआ कि भाई यहाँ पे अभी काम करना सेफ नहीं है। ओके, सो वो जो है वो साउथ की तरफ मूव हो जाते हैं, नीचे की तरफ मूव हो जाते हैं, ईस्ट की तरफ मूव हो जाते हैं कि भाई यहाँ नहीं करते, दूसरी जगह काम करना पड़ेगा। सो उनका ट्रेड सेंटर वो देखिए ईस्ट में कहाँ, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई, आप मैप में भी देख सकते हैं साथ साथ, कोलकाता फोर्ट विलियम इस जगह पे, और मुंबई जो है वो उनका हेडक्वार्टर 1687 AD में अब बनाया। ओके, मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सेंट जॉर्ज चेन्नई, फोर्ट विलियम कोलकाता, और मुंबई उनका मेन हेडक्वार्टर बनाया। चलिए फ्रेंच की भी बात कर लेते हैं। तो फ्रांस हैड ऑल्सो एस्टेब्लिश ए कंपनी कॉल्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ब्रिटिश ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था, वैसे फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन हुई थी। ओके, कि भाई ब्रिटिश और डच से कम्पीट करें। तो वो इंडिया में आए थे 1668 में आए थे। ओके, उन्होंने भी अपने ट्रेड सेंटर्स ओपन किए कुछ जगह पे, जैसे कि माहे, कराईकल, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम। ओके, ये जगह आपको याद रखनी है, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम। इन द 18th century द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर कॉन्स्टेंटली बिजी। देखो बाकी सब तो धीरे धीरे उनका तो काम खत्म हो गया, जैसे पोर्टुगीज, डच, डेनिस, ये सब तो धीरे धीरे उनका ट्रेडिंग कुछ लिमिटेड जगह पे ही रह गया। आगे जो बढ़े वो दो लोग थे, ब्रिटिश और फ्रेंच, और उसमें भी कंपटीशन होने लगा। ओके, 18th century की बात करें तो जो ब्रिटिश है और फ्रेंच है वो कॉन्स्टेंटली बिजी थे भाई, कि भाई पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना है उनको। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को कॉन्कर करना है। ओके, सो 1746 से 1763 में तीन जो है कार्नेटिक वॉर, ओके, कर्नाटका वॉर या कार्नेटिक वॉर्स हुई। किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तीन बैक टू बैक वॉर होती है 1746 से लेकर 1763 में। और उसका रिजल्ट आपने पहले से पढ़ा ही होगा स्टैंडर्ड 8 में, अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हार जाती है, और इसके कारण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना एक्सपांसन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर इकलौता यही था कि भाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अगर एक बार हार जाती है तो फिर अब कोई ऐसा कॉम्पिटिटर बचा नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द बैटल जो पावर ट्रेड सेंटर्स जो है वो देखिए, मतलब इन दी एंड किसके पास क्या रह गया वो आप देख ही सकते हैं कि पोर्टुगीज़ के पास 3 टेरिटरी रह गई मेन में, दीव, दमन और गोवा। फ्रेंच के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी रह गया, और डच दे हैड टू लीव फॉर एवर। तो डच के पास कुछ बचा ही नहीं, वो डच और डेनिस दोनों है ना, तो उनके पास कुछ भी बचा नहीं, पूरी तरह से उनको जाना पड़ा, खाली हाथ जाना पड़ा। और जो बचा वो ब्रिटिश, पूरे इंडिया पे फाइनली जो पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है वो कौन है? ब्रिटिश। आगे देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। अब आपको ये एग्जाम के लिए प्लस हिस्ट्री के लिए ये बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर क्यों जरूरी है ये आप देखिए। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि भाई यूरोपियंस को सी रूट्स को फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस है, हमारे यहाँ के जो क्लोथ है यानी कि सिल्क है, मुस्लिन है, वो उसके बिना उनको चलेगा नहीं, ये सिचुएशन हो चुकी थी। सी रूट को चलिए फाइंड कर दिया, कौन कौन आए ये हमने देख लिया। उसके बाद जो 4 लोग थे, डच, डेनिस को हम साथ में गिन रहे हैं। ओके, फिर फ्रांस हो गए, ब्रिटिश हो गए और पोर्टुगीज़ हो गए। ब्रिटिश फिर फाइनली डोमिनेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, ट्रेडिंग में ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, बट ट्रेडिंग से ये रूलर, ठीक है, ट्रेडिंग से ये रूलिंग कैसे करने लगे ये आपको दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, क्योंकि आए थे तो ट्रेड करने, बिजनेस करने, पैसे कमाने आए थे। ओके, उनको तो सिर्फ बिजनेस करने से मतलब था, बट क्यों एक ट्रेड करने वाले इंसान रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये आपको पता चलेगा बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से कि कैसे ये स्टार्ट होता है। और इसीलिए हमारे हिस्ट्री के बहुत सारे इवेंट्स में से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ओके, अब बैटल ऑफ प्लासी जो है हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा था। ओके, थोड़ा उसको रिकैप कर लेते क्योंकि वो डिटेल में था, और फिर हम स्टैंडर्ड 9 के जो पॉइंट्स हैं वो उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो फटाफट उसको कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए बैटल ऑफ प्लासी में हमने स्टैंडर्ड 8 में क्या पढ़ा था कि भाई ब्रिटिशर लोग जो है अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री है बंगाल में बनाते हैं। ओके, 1651 की बात है। ओके, इसको थोड़ा मैं फास्ट पकाऊंगा क्योंकि ये रिकैप एक तरह से। अब होता क्या है, बंगाल एक तो रिचेस्ट प्रोविंस था, ठीक है। 1717 में होता क्या है, फारूक सीआर जो एम्पेरर होता है, मुगल एम्पेरर होता है,
वो क्या कर देता है, परमिशन दे देता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं। किसको परमिशन देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन देता है कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो हिस्सा है वहाँ पे वो लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। फ्रीली ट्रेड करने का मतलब ये है कि वो बिना टैक्स पे किए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर जो था ना, ये ऑर्डर जो फरमान जो था वो सिर्फ कंपनी के लिए ही था, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। बट ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो बड़े करप्ट थे, और वो लोग क्या करते थे, अपना प्राइवेट ट्रेडिंग, पर्सनल ट्रेडिंग करते थे इलीगल तरीके से। मतलब उन लोगों को तो टैक्स चुकाना था क्योंकि ये इनका आपसी प्राइवेट एक तरह से ट्रेड है, ओके। कंपनी के लिए ट्रेड जो है माफ था, बट इनके लिए नहीं। बट ये लोग क्या करते थे, कंपनी के नाम पे इलीगल ये प्रैक्टिस करते थे, ओके, प्राइवेट ट्रेड करते थे। सो इससे हुआ क्या, बंगाल प्रोविंस को बड़ा लॉस होता था। मतलब नवाब ऑफ बंगाल को बहुत ज़्यादा लॉस होता है यहाँ पे, ओके। एम्पेरर के पास तो बहुत सारा एरिया है, ओके, उसको ज़्यादा लॉस नहीं होगा कि भाई चलो एक जगह से टैक्स नहीं आ रहा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जगह से तो टैक्स आ रहा है, ओके, बाकी जगह से तो इनकम आ रही है। बट यहाँ पे बंगाल प्रोविंस के जहाँ पे इसका नवाब बैठा था वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ओके। तो जो भी नवाब ऑफ बंगाल्स आए उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कन्फ्लिक्ट होता रहता था। जैसे कि वहाँ पे मुर्शिद कुली खान था, उसकी लड़ाई होती रहती थी। अली वर्दी खान था, फिर सिराज उद्दौला, ओके। ये दोनों तो आपको याद रखने नहीं है जैसे ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, बट सिराज उद्दौला आपको याद रखना है, ओके, कि सिराज उद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब था और उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा अनबन होती थी। अभी मैंने आपको आगे बताया था कि भाई फारूक सियार जो एम्पेरर था, मुगल एम्पेरर जो था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रीली ट्रेड करने का परमिशन क्यों दिया, ये भी आपको क्वेश्चन दिमाग में आया होगा। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सर्जन हुआ करता था जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन। अब एक बार क्या हुआ था कि फारूक सियार जो ही गॉट सीरियसली इल, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से वो बीमार हो जाता है, और उसके कारण जो है विलियम हैमिल्टन यहाँ पे सामने आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो उसको ठीक कर देता है। अब आपको राजा का नेचर तो पहले पता ही है कि भाई किंग कैसे हुआ करते थे, जिसे खुश हो जाते थे, मतलब जो चाहे वो जो मांगते थे उसको दे देते, ओके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़े खुश थे, और इसी के कारण वो क्या करता है भाई कि भाई ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा को फ्रीली ट्रेड करने का वो परमिशन दे देता है। और इससे प्रॉब्लम किसको होती, किंग को नहीं हो रही, वहाँ बैठे हुए नवाब को हो रही है, ओके। चलिए यहाँ तक भी बात जो है वो ठीक है। बट अब मेन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो उनकी फैक्ट्री होती है बंगाल में, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ये फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करते थे। 1740 में ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। फोर्ट विलियम्स जो बंगाल में उनका एक फैक्ट्री था, ओके। अब उनका बहाना क्या था, इनका बहाना ये था कि भाई हम प्रोटेक्शन के लिए, हमारे जो जगह है उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ओके, सिक्योरिटी का रीज़न दे रहे हैं। बट नवाब के बंगाल को पता था कि भाई ये सब बहाने हैं। बट और दूसरा कि ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वहाँ के बंगाल के नवाब की परमिशन भी नहीं मांगी। तो भाई सिराज उद्दौला तो जैसे पहले थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होते हैं और वो भड़क जाते हैं, ओके। और वो क्या करते हैं भाई, सिराज उद्दौला जो है वो सीधा फोर्ट विलियम को जाके इन्वेड कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, ओके, और ब्रिटिशर को डिफीट भी कर देते हैं। सो अब क्या होता है कि ये जो बंगाल की डिफीट की जो न्यूज़ है वो सीधी कहाँ पहुँचती है भाई, मद्रास पहुँचती है। और मद्रास में बैठा होता है रॉबर्ट क्लाइव, और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को ये न्यूज़ पता चलती है, वो तुरंत क्या करता है, एक छोटी सी आर्मी भेज देता है कोलकाता, ओके। अब देखिए हमारे पास दो सिनेरियो है, सामने एक इस सिराज उद्दौला है और ईस्ट इंडिया कंपनी है, ओके। अब दोनों का सिचुएशन थोड़ा वॉर की, अगर मान लीजिए कि भाई आमने सामने ये लोग बैटल करते हैं तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, आप खुद इवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि सिराज उद्दौला के पास सोल्जर्स कितने थे, तो 50,000 सोल्जर्स थे, 40 कैनन्स थे, वॉर एलिफेंट्स थे कुछ। और रॉबर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, और 3,000 सोल्जर्स थे, ओके। ये वेल ट्रेंड सोल्जर्स थे और वेल इक्विप्ड सोल्जर्स थे, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट भी थे उनके पास, ओके। यूरोपियन स्टाइल का जो फाइटिंग था वो कुछ थोड़ा अलग ही था, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जो एक है वो एटलीस्ट 4 या 5 लोग पे भारी पड़ सकता है, ओके। और अभी तक यहाँ के जो सोल्जर्स हैं ना, ये सब चीज़ें वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से लड़ाई लड़ते थे, ओके। बट फिर भी देखिए सिचुएशन इतना यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क है कि फेस टू फेस बैटल में तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीतने से रहे, ओके। सो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे क्या करता है कि ये
सिराजुद्दौला का एक कमांडर इन चीफ होता है। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या, उनके सोल्जर का एक तरह से हेड, मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र जो होता है, और दूसरा सिराजुद्दौला के पास कुछ ट्रस्टवर्थी पर्सन्स होते हैं, उनको वो ब्राइब दे देता है, मतलब उनको एक तरह से खरीद लेता है। ओके, चुपके से इनसे कांटेक्ट करता है। और ट्रस्टवर्थी में कौन सी, जैसे कि मानेक चंद हो गए, जगत सेठ हो गए, राय दुर्लभ हो गए, आमी चंद हो गए, ये सिराजुद्दौला, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब पूरी तरह से ये ट्रस्ट करते थे। ओके, और ये सभी लोग क्या करते, धोखा देते, है ना। मीर जाफ़र जो उनका आर्मी का चीफ था, अब सोचिए आर्मी का जो चीफ होता है वो आर्मी को कमांड देता है कि कहाँ अटैक करना है, कब करना है, वो सब। अब जो कमांडर इन चीफ, मतलब मैं उनका हेड ही अगर बिका हुआ है तो भाई आर्मी कैसे ही जीत सकती है, आप सोच सकते हो। ओके, तो होता क्या है, मानेक चंद जो ट्रस्टवर्दी होता है वो भाई ब्राइब एक्सेप्ट कर लेता है और ब्रिटिशर को जो कोलकाता का जो कुछ प्रोविंस है वो हैंड ओवर कर देता है। ओके, और ब्रिटिश जो है ये ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही एक नीची तरह की पॉलिटिक्स अपनाते हैं, और ब्राइबरी यहाँ पे मेन डोमिनेट करता है। ओके, मतलब जो भी होता है वो बस पैसों से खरीदना और कुछ वादे देना। जैसे कि सिराजुद्दौला को ब्राइब कैसे दी कि भाई सॉरी सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ है मीर जाफ़र को क्या ब्राइब दी इन्होंने कि भाई अगर एक बार सिराजुद्दौला हार जाएगा, तुम मतलब मदद करो हमें सिराजुद्दौला को हराने में, तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, नवाब बना देंगे। ओके, ये इस तरह से ब्राइब दी। और ऑब्वियसली कोई भी इंसान चाहेगा, और आपको तो पता ही है कि वो कैसे लोग थे कि भाई एक मौका ही चाहिए उनको राजा बनने का, और यहाँ पे मीर जाफ़र को मौका दिखा और भाई ने ले लिया। ओके, धोखाधड़ी करना एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सेम टाइम जो है वो उन बड़े बड़े जो लीडर्स थे ना, जगत सेठ है, राय दुर्लभ है, आमी चंद है, वो सबको भी अपने साइड कर लेता है रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो ये सिचुएशन थी। और ऑब्वियसली होता क्या है भाई, जब 1757 में ब्रिटिश क्या करता है भाई, फ्रेंच कॉलोनी को इन्वेट करता है। और फ्रेंच कॉलोनी को इन्वेट करते हैं तो क्या हुआ भाई, नवाब की जो सॉवरेनिटी होती है उसको चैलेंज कर देते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंच और नवाब क्या होते हैं, एक तरह से फ्रेंड्स होते हैं, है ना। फ्रेंच और नवाब का कोई ऐसा अनबन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बिंदास ट्रेड करते होते हैं। और यहाँ पे फ्रेंच की कॉलोनी को इन्वेट करने का मतलब यह है कि नवाब की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना। ठीक है, सो इसके कारण जो है 23 जून 1757 को एक बैटल होती है क्लाइव के बीच में और नवाब के आर्मी के बीच में, बैटल ऑफ प्लासी, जो मुर्शिदाबाद के पास पड़ती है। ओके, और कमांडर इन चीफ जो है मीर जाफ़र, वो उसके बिट्रेयल, उनकी धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला जो है बैटल ऑफ प्लासी हार जाता है, उनको पकड़ के उनको मार दिया जाता है। और ब्रिटिश जो है जैसे प्रॉमिस किया था वैसे बंगाल का नवाब किसको बना देते हैं, मीर जाफ़र को बना देते थे। और मीर जाफ़र अब खुश होके देखिए क्या क्या जो है, ब्रिटिशर एक तो लालची तो होते ही थे, तो क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या डिमांड वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। देखो तो मीर जाफ़र जो है उन्हें 24 परगनास दे देता है, मतलब 24 ऐसे प्रोविंस दे देते हैं जहाँ पे वो फ्रीली ट्रेड कर सकता है विदाउट एनी एक्साइज, यानी कोई भी उनको टैक्स देना पड़ नहीं रहा। ओके, सो जो मीर जाफ़र है वो 24 परगनास दे देते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई जाओ बिंदास फ्रीली ट्रेड करो। ओके, सो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है वो बंगाल जो है पूरी तरह से देखा जाए तो किसके कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब देखिए अभी खुद वो जीतने के बाद वो खुद किंग नहीं बने हैं, वो रूल नहीं कर रहे हैं। रूल कौन कर रहा है, अभी भी मीर जाफ़र कर रहा है। ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं भाई, जो भी जितना भी पैसा उनसे निकल रहा है, जितना भी टैक्स का जो सारी डिमांड है उसे मनवा रहा है। क्यों, और मीर जाफ़र क्यों मान रहा है भाई, क्योंकि राजा बनाने में किसने मदद की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद की। और यही तो बात हुई थी। ओके, कि तुम मदद करो हमें नवाब बनाने में, और बदले में हम जो चाहे वो तुम्हें देंगे। ओके, चलो तो हुआ क्या कि यहाँ से जो ब्रिटिश है वो देखा जाए तो एक तरह से मर्चेंट से स्टार्ट हुए, बट अब जो है वो उस जगह के ओनर बन गए, है ना। तो देखिए एक्चुअली राजा तो अभी कौन है, मीर जाफ़र ही है, वहाँ का नवाब तो मीर जाफ़र ही है, बट देखा जाए तो मीर जाफ़र किसके ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। सो ऑब्वियस बात हुई ना, ओनर एक्चुअल ओनर कौन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी हुई। ओके, तो इनका जो विक्ट्री का पाथ है इंडिया का, ये यहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ओके, तो समझ आपको कि क्या हुआ, सिचुएशन क्या था, कि कैसे एक यहाँ पे पूरा बंगाल उसके अंडर में आ जाने से ये बंगाल को कंट्रोल कौन कर रहा है,
मीर जाफ़र, ओके, क्योंकि वो नवाब था। बट जब मीर जाफ़र को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो एक्चुअल में यहाँ का रूलर कौन हुआ, ठीक है। और फिर एक्सपांसन कैसे हुआ वो सब भी हम आगे देखेंगे, ओके। अब बैटल ऑफ प्लासी हम देख लेते हैं, जो कि हमारे स्टैंडर्ड 9 की टेक्स्ट बुक में क्या क्या है और हमें क्या लिखना है एग्ज़ाम में, वो सब देख लेते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया, सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल, और उसका नेचर कैसा था, इम्पल्सिव था, एग्रेसिव था, भड़क जाता था, और उसके कारण जो है उनके स्टेट्स में पहले से ही बहुत सारे ओपोनेंट्स थे, एनिमीज थे। और इस पीरियड में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक फोर्ट्रेस बनाती है, कहाँ पे, उनके ट्रेड सेंटर जो कोलकाता में, जो मैंने बताया आपको, फोर्ट विलियम, ओके। फोर्ट विलियम में क्या करता था, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करते थे, जो फोर्ट्रेस है वो बना देते हैं, और रीज़न क्या देते हैं कि भाई उन्हें सिक्योरिटी के लिए, ओके। और इसके लिए वो नवाब की परमिशन भी नहीं लेते हैं। बट नवाब सिराजुद्दौला क्या करते, इस फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर लेते पूरी तरह से। और ये जो न्यूज़ है, जब मद्रास चेन्नई पहुंचती है, तो स्मॉल आर्मी जो है कंपनी की, जिसको रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे होते हैं, वो बंगाल पहुंचती है उसके ट्रेड सेंटर्स को बचाने के लिए, ओके। इंस्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज बीइंग स्ट्रॉन्ग, तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्ट्रॉन्ग तो थी बट छोटी थी, और उनको ये रियलाइज़ हो चुका था दैट इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। नवाब की आर्मी को फेस टू फेस हराना ये पॉसिबल नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या अपनाया, ट्रेचरी, ओके। रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रेचरी, उसने ट्रेचरी का यानी कि धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया। एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, एक षड्यंत्र बनाया गया कि नवाब की आर्मी को डिफीट करा जाए, जिसमें नवाब के जो कमांडर इन चीफ है मीर जाफ़र, तो उनको ज्वाइन करवा लिया एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में। मतलब ऐसे नहीं, डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करवा लिया, ब्राइब देके। वो लड़ेगा तो नवाब की तरफ से, बट एक्चुअली वो किसके तरफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और सेठ आमीचंद और भी बहुत सारे लोग थे जो राजा के ट्रस्टवर्दी थे, उनको क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ कर दिया, ओके। ऑन द प्रीटेक्स ऑफ नवाब इज अननेसेसरी हैरेसिंग द पीपल। और ब्रिटिशर ने यहाँ पे देखो, पहले मैंने आपको 8 की बुक में क्या दिया है कि बैटल ऑफ प्लासी का रीज़न, मतलब एक्चुअली बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ, तो भाई वो लोग फ्रेंच की कॉलोनी पे अटैक कर देते हैं, और उसके कारण ये जो बंगाल के नवाब थे उनको चैलेंज देते हैं, तब वॉर होती है। बट यहाँ पे ऐसा बताया है स्टैंडर्ड 9 की बुक में कि भाई सिराजुद्दौला जो है वो लोगों को अननेसेसरी क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। देखिए ट्रेड सेंटर को तोड़ फोड़ कर रहा है, अंग्रेज़ तो सिर्फ ट्रेडिंग करने आए हैं, और इस तरह से ये तोड़ फोड़ करना अच्छा नहीं लगता। ये सब बातें यहाँ पे फैला रहे हैं, ओके। और नवाब भड़क जाता है और वॉर डिक्लेयर हो जाती है कि भाई अब तो दोनों के बीच में बैटल होगी। सो प्लासी नाम के गाँव में ये बैटल होती है। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून 1757 को लड़ी जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफ़र ये जानबूझ के बैटल को हार जाता है, और सिराजुद्दौला ऑब्वियसली यहाँ पे हार जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव की इसी ट्रेचरी के कारण बैटल ऑफ प्लासी जो है सिर्फ और सिर्फ आधे दिन में ख़त्म हो जाती है। अब सोचिए, तो कंपनी जो है एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास। तो कंपनी को क्या मिलता है, 24 परगनास मिल जाता है फ्रीली ट्रेड करने के लिए। मीर जाफ़र को जैसे प्रॉमिस किया था बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, और इस तरह से कंपनी के रूल का फाउंडेशन, द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। समझ रहे? तो रूलिंग का फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, एक तरह से बैटल ऑफ प्लासी से होता है, ओके। चलिए अब दूसरी बैटल देखते थे, ये हमारे हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी तो आपको समझ आ गई कि बैटल ऑफ प्लासी हिस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये टर्निंग पॉइंट है ना। अब बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर थोड़ा बहुत हम स्टैंडर्ड 8 में क्या पढ़े थे, तो स्टार्ट करते बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट। बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, और उसके रिटर्न में देखिए सिर्फ 24 परगनास लिखा था ना, बट ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मांगा था। आप देख सकते हो जैसे ड्यूटी फ्री ट्रेड करना अलग अलग जगह पे, 24 परगनास में तो रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट ले ही लिया था इन लोग ने। उसके अलावा देखो 17,700,000 जो है ऐसा कंपेंसेशन जो है मीर जाफ़र को देना पड़ा। और ये सोचिए छोटी मोटी अमाउंट नहीं है उस ज़माने में, ये 18th सेंचुरी की बात है, उस टाइम पे इतने सारे पैसे उनको देने पड़े थे, ओके।
और भी बहुत सारे गिफ्ट, बड़े बड़े हाई ऑफिसर्स जो भी कंपनी के, उनको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए जाते थे। एक तरह से मतलब देखा जाए तो मीर जाफ़र पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये ब्रिटिश की डिमांड को पूरा नहीं कर सका, ओके, क्योंकि ब्रिटिश सर इतने लालची थे, इतनी ग्रीडी थे, तो ये डिमांड इनकी पूरी करना इम्पॉसिबल था। तो होता क्या है कि भाई ब्रिटिशर को आता है गुस्सा, और वो क्या करते हैं, इस मीर जाफ़र को अपनी पोजीशन से हटा देते हैं, ओके। और उसको हटा के किसको बना देते हैं, नवाब बंगाल का, तो मीर कासिम को बना देते हैं। और हु वॉज मीर कासिम? मीर कासिम वॉज सन इन लॉ, मतलब उसी का दामाद होता है, मीर जाफ़र का दामाद ही होता है मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो जब वो बनता है तो स्टार्टिंग में रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट देता है कुछ कुछ जगह, जैसे कि 3 जगह हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ी थी। अभी 9 में हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी कुछ कुछ जगह का रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे देते हैं, ओके। बट धीरे धीरे ये भी क्या होता है, मीर कासिम भी, उसका जो पपेट रूलर बनना वो भी पसंद नहीं होता उसे, ओके। तो मना कर देता है कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, और उसके कारण जो है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी अंदर के अंदर, ओके। और जो मीर कासिम है ना, वो फ्रेंच की मदद लेके यूरोपियन तरीके से अपनी खुद की आर्मी अंदर अंदर बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसे पता चल गया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे सगे नहीं है, ये हमें एक्चुअली देखा जाए तो वो लूटने ही आए हैं, ओके। तो मीर कासिम जो है जब लड़ते रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो हार जाते हैं, और हार के फिर वो जो है वो कहाँ भाग जाते हैं, अवध भाग जाते हैं, ओके, अवध में, यहाँ पे, ठीक है। अब अवध में वो किससे मिलते हैं, तो अवध के नवाब को मिलते हैं। अवध के नवाब कौन होते हैं उस टाइम पे, शुजा उद्दौला। अब लकीली वहाँ पे एक और इंसान आए होते हैं, मतलब मुग़ल एम्परर जो है शाह आलम भी वहाँ पे आए होते हैं, ओके। तो शाह आलम 2 जो है मुग़ल एम्परर, वो भी वहाँ पे आए होते हैं। मीर कासिम ने पूरी कहानी सुनाई कि भाई देखिए हमारे साथ क्या क्या हुआ, ओके। तो होता क्या है, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, वो अवध के नवाब को मिलते हैं, और मुग़ल एम्परर शाह आलम 2 वो आए होते हैं, उनसे भी मिलते हैं, और तीनों मिलके क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि भाई ब्रिटिश को इंडिया से भगाना पड़ेगा, ओके। तो अक्टूबर 22 1764 को किसकी आर्मी, तीनों की कंबाइन आर्मी, ये तीनों की, मीर कासिम, नवाब अवध और मुग़ल एम्परर, ये लड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के साथ। इस टाइम पे जो लीडर होते हैं उनके मेजर मुनरो होते हैं, ओके, रॉबर्ट क्लाइव नहीं होते। अब होता क्या है, देखिए इनके आर्मी का गणित देखिए तो 50,000 सोल्जर्स, और इनका देखिए 7,000 समथिंग सोल्जर्स इनके पास थी। ऑब्वियसली आप देखो तो डायरेक्टली फेस टू फेस लड़ाई में कौन जीतना चाहिए, कि भाई ये तीनों की कंबाइंड आर्मी जीतनी चाहिए, बट होता है उसका उल्टा। तो एक्चुअली ये तीनों की जो आर्मी का मिसकम्युनिकेशन के कारण क्या होता है, ये लोग जो बैटल ऑफ बक्सर है वो हार जाते हैं, ओके। यहाँ पे भी ब्रिटिशर जो है वो जीत जाते हैं, ओके। और अब जो है ब्रिटिशर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता, ये सिर्फ यही एक जगह थी और यही लोग थे जो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, और वो चैलेंज कर सकते थे ब्रिटिशर को। अब उनको चैलेंज करने के लिए कोई बचा नहीं है, ओके। सो तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सिविल राइट्स देते थे। देखिए पहले तो ट्रेड फ्री करने का वो केस अलग है कि भाई ट्रेडिंग फ्रीली कर सकते हैं, मतलब आपको कोई पैसे नहीं भरने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, कोई ड्यूटी नहीं, कोई एक्साइज भरना नहीं है। अब क्या हो गया, सिविल राइट्स मिल जाता है। सिविल राइट्स मिलने का मतलब लॉ बना सकते हैं, वो जो चाहे वैसा लॉ बना सकते हैं, समझ रहे, वो अधिकार मिलना वो बहुत बहुत बड़ी बात है, ओके। इनका मतलब अब वो फॉर्मली, पहले इनफॉर्मली मास्टर्स थे, मतलब एक्चुअली तो नवाब थे जो रूल कर रहे थे, और इनफॉर्मली क्या थे कि किंग कौन है, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उस पर एक्चुअली रूल कर रही थी, बट वो इनफॉर्मल तरीके से था, है ना। नाम किसका चल रहा था, नवाब का चल रहा था, बट अब तो ये फॉर्मली मास्टर बन जाते हैं, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी किसके पास थी, भाई नवाब के पास थी। और टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, लॉ बनाना, ये सब किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। एक तरह से देखिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारा पावर्स था, और एक कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी नहीं। पावर सारा किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे ज़ीरो, कोई जवाबदारी नहीं, कुछ नहीं, बैठ के खाओ बस खाली। और नवाब के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनके लोगों को संभालना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए कुछ ना कुछ काम करने, जैसे कि वेल्स बनाने, पॉन्ड्स बनाने, लेक बनाने, रोड्स बनाने, इन सब सारी जो उनकी प्रजा थी उनको देखने का काम जो था वो नवाब का था। बट नवाब के पास एक्चुअली कोई भी किसी भी तरह का पावर नहीं था, और इसी को क्या बोलते हैं, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बोलते हैं, द्विमुखी शासन बोलते हैं, ओके। तो चलिए अब हम आ जाते हैं क्लास 9 की बुक में क्या क्या है, तो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे थोड़ा, ओके।
सो स्टार्ट करते हैं वापस कि ब्रिटिशर्स जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं एंड अंडर डिफरेंट प्रीटेक्स वो अलग अलग बहाने क्या करते हैं, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम इट, उससे क्या करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश करते कि भाई जितना है उसको लूट लो एक तरह से, क्योंकि सारी बात मानेगा, वो नहीं मानेगा तो उसको हटा देंगे और उसी डर से वो उसको सब देना पड़ता था, है ना। तो जितना चाहे उतना वो वेल्थ निकालते रहते थे। बट ये जो इतना ग्रीड था उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, इसने कंपनी मैनेज टू डिथ्रोन मीर जाफ़र। और होता क्या है भाई, यहाँ पे ग्रीड किसकी बताई है, ज़्यादा पावर की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बताया कि भाई मीर जाफ़र ज़्यादा ग्रीडी था। एक्चुअली नहीं था, एक्चुअली उसको उल्टा था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी इतने ग्रीडी थी तो मीर जाफ़र जो उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सका। बट आपको अभी टैक्स बुक के हिसाब से आपको लिखना क्या पड़ेगा कि भाई ज़्यादा पावर के लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मीर जाफ़र को क्या करती थी, डिथ्रोन कर देती है, मतलब हटा देती है, ओके। और किसको नवाब बना देती है, मीर कासिम को, ओके। अब मीर कासिम जो है वो ज़्यादा एम्बिशियस निकलता है, मतलब उसका नेचर कुछ ज़्यादा ऐसा है कि भाई उसे एक किंग की तरह बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को रूल करना है, थोड़ा एम्बिशियस नेचर का होता है ना, ख्वाहिशें ज़्यादा होती है उसकी मीर जाफ़र से कंपेयर करें तो, और कंपनी के लिए एक तरह से थ्रेट बन जाता है, ओके। कंपनी नवाब तो बना ही देती है बट ये हो जाता है उसके लिए एक तरह से सरदर्द हो जाता है। तो मीर कासिम जो है उसको हटा के वापस से मीर जाफ़र को लाया जाता है बंगाल के नवाब के तौर पे, ओके। और मीर कासिम जो है, जो मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि मीर कासिम जो है लड़ते लड़ते हार भी जाते हैं और सीधा चला जाता है कहाँ, अवध में। अवध में किससे मिलता है, अवध के नवाब को मिल जाता है, मतलब वहाँ पे रेफ्यूज लेता है जाके। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्पायर शाह आलम भी वहाँ पे आए होते हैं। तो तीनों जो है डिसाइड करते हैं जॉइन हैंड्स एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली, ओके, एंड दस डिक्लेयर्ड अ वॉर, और एक वॉर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एट बक्सर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी, डेट है 22 अक्टूबर 1764, इन विच द यूनाइटेड आर्मी जो है वो हार जाती है, ओके। जैसे कंपनी को अब दीवानी राइट्स मिल जाता है। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ओके। चलिए अब दीवानी ड्यूल पावर सिस्टम क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको ये समझा दिया था पहले कि ड्यूल पावर पॉलिसी यानी द्विमुखी शासन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल, वेयर बाय द पावर ऑफ कलेक्टिंग, यहाँ पे पावर जो है रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का किसके ऊपर है, ब्रिटिश के साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल के वेलफेयर को देखने की वो किसके पास है, नवाब के पास, ओके। तो द ब्रिटिशर गॉट द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी without any power, and this system is called a dual power system, जिससे बंगाल जो है इकोनॉमिकली पूरी तरह से रून हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ओके। बंगाल जो है एक टाइम पे कॉटन के क्लोथ एक्सपोर्ट करता है, रो सिल्क एक्सपोर्ट करता है, शुगर, जूट, मुस्लिन, ये सब बड़ा एक्सपोर्टर होता है, बहुत तगड़ा पैसा कमाता है। ये सारी प्रॉस्पेरिटी जो है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ये सारी ग्लिटर है, ये ड्यूअल पावर पॉलिसी लगने से पूरी तरह से फेड हो गई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बंगाल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब कंपनी ने अपने टेरिटरीज को कैसे एक्सपांड किया वो देखते हैं। एक एक्ट आता है 1773 में जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या प्रोविजंस है वो आपको वन बाय वन देखना है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास कब हुआ, वो 1773 में हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। अब प्रोविजंस देख लीजिए। पहला प्रोविज़न ये है कि ध्यान से इसको याद रखना और एग्जाम में आ सकता है, ओके। जो गवर्नर बंगाल का है, जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या पोस्ट मिल रही है यहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। इस एक्ट के हिसाब से जो भी बंगाल का गवर्नर रहेगा वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ओके। अब इस पोस्ट में और क्या है देखिए कि जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेड हो रहा है या जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है कंपनी के द्वारा, वो सारे जो है ये गवर्नर जनरल के अंडर होगी। मतलब जो भी काम करना है वो इसको पूछ के ही करना है, ओके। इसकी परमिशन से ही करना है। ट्रेडिंग हो गया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो गया, किसी पे वॉर करना, किसी पे अटैक करना है, किसी से ट्रीटी साइन करवानी है, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नर जनरल की परमिशन लेके करना पड़ेगा। और गवर्नर जनरल कौन बनेगा,
तो जो भी बंगाल का गवर्नर होगा दैट विल बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बाकी सारे गवर्नर से, अभी चेन्नई मद्रास के गवर्नर है, मुंबई के गवर्नर है, वो सारे जो है उनके नीचे रहने वाली सारी काउंसिल्स है, वो सब लोग किसके अंडर काम करेंगे? गवर्नर जनरल के अंडर काम करेंगे। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके प्रोविजंस में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि बंगाल का गवर्नर जो होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, सारी ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो इसके अंडर होगी, और जो भी गवर्नर बाकी सारे जगह के गवर्नर है जैसे कि मद्रास के हो गए, मुंबई के हो गए, वो सब इसके अंडर काम करेंगे। ओके, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ओके, अब देखिए कौन कौन गवर्नर जनरल आए एक्ट के बाद, जो गवर्नर जनरल की लिस्ट हमें याद रखनी है। ओके, तो 7 आपको गवर्नर जनरल याद रखने हैं, बीच में 2-3 और भी आए थे बट उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसा है कि भाई उनके ज़्यादा कोई जो है टर्म रही नहीं थी। ओके, मतलब ज़्यादा टाइम इंडिया में टिके नहीं वो। तो 7 गवर्नर जनरल आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आए कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर, उसके बाद आते हैं वेलेस्ली, वेलेस्ली के बाद आते हैं हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स के बाद है विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक के बाद आते हैं डेलहाउसी। ओके, हो सकता है तो 1 मिनट पॉज करके ये सारे नाम याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काम आएगा। ओके, बाकी भाई फ्यूचर के लिए याद रखना नहीं रखना वो आपकी मर्जी। ओके, अगेन वॉरेन हेस्टिंग्स नंबर 1, सेकंड इज़ कॉर्नवालिस, नंबर 3 इज़ सर जॉन सॉर, 4th वन इज़ वेलेस्ली, वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स के बाद विलियम बेंटिक, और सबसे लास्ट में जो है वो डेलहाउसी है। ओके, इसके बाद गवर्नर जनरल का सिस्टम खत्म। ओके, उसके बाद क्या होता है हम आगे भी देखेंगे। ओके, चलिए तो ये पॉज करके याद कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज ब्लैंक, वॉज ब्लैंक, सॉरी। अब इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था? तो फर्स्ट मराठा वॉर हुई थी। क्या हुआ था? फर्स्ट मराठा वॉर हुई थी, और सेकंड मैसूर वॉर हुई थी। मैसूर वॉर, जो सेकंड मैसूर वॉर हुई थी वो हैदर अली के साथ हुई थी मैसूर के। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे फर्स्ट मराठा वॉर हुई थी और सेकंड मैसूर वॉर हुई थी। उस मैसूर वॉर में हैदर अली लड़े थे। ओके, द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी अब इस टाइम पे ये बढ़ जाता है क्योंकि अब उसको दो जो मेजर पावर है उसके साथ एक साथ लड़ना पड़ रहा था। ओके, मराठा भी स्ट्रांग थे और मैसूर भी स्ट्रांग था, दोनों पावर को दोनों पावर के साथ एक साथ लड़ना पड़ रहा था। तो कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है इस टाइम पे। ओके, चलिए हम बात करेंगे सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, अब इसके टाइम पे, कॉर्नवालिस के टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर होती है। अब थर्ड मैसूर वॉर में कौन होता है? हैदर अली नहीं होते, हैदर अली के बेटे होते हैं, और जो होते हैं वो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में आप थोड़ा और सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हिस्ट्री बुक में हमें बताया है कि भाई टीपू सुल्तान बहुत ही महान था, बट आप देख सकते हो उसने हिंदू के साथ क्या क्या किया था, एंड उसके जो कारस्थान है वो आप और थोड़ा हिस्ट्री आप सर्च करोगे, टीपू सुल्तान के बारे में जानोगे, आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता जाएगा। पर जैसे हमारे हिस्ट्री बुक में लिखा है भाई टाइगर ऑफ सुल्तान, तो हमें यही याद रखना पड़ेगा। ओके, द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद मराठास एंड द निज़ाम टू डिफीट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है भाई? टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी मराठास के साथ और निज़ाम के साथ ट्रीटी साइन कर लेते, मतलब मिल जाते हैं मराठास, निज़ाम और अब ईस्ट इंडिया कंपनी, तीनों मिलके क्या करते हैं भाई? टीपू सुल्तान पे, मतलब मैसूर पे अटैक करते हैं। और टीपू जो है ये कंबाइन आर्मी को जो है वो फेस नहीं कर पाता है और उसको ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। ओके, तो कॉर्नवालिस के टाइम पे जो है वो थर्ड मैसूर वॉर होती है। थर्ड मैसूर वॉर किसके साथ होती है? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। और कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराने के लिए किसके साथ हाथ मिला लिए? मराठास के साथ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। ओके, और टीपू जो है इस कंबाइंड फोर्स के सामने टिक नहीं पाते हैं और उसे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं सर जॉन सॉर के बारे में। ओके, कॉर्नवालिस के बाद कौन आते हैं? सर जॉन सॉर होते हैं जो गवर्नर जनरल बनते हैं। अब सर जॉन सॉर का क्या प्रॉब्लम होता है कि भाई इसकी जो पॉलिसीज होती है काफ़ी रिजिड होती है। रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होती है। ओके,
तो इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फेम होती है ना, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, बहुत डिक्लाइन हो जाता है। और साथ साथ दूसरे तरफ देखें तो मराठास और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। ओके, तो आपको सर जॉन सॉर का इतने दो ही चीज़ें याद रखनी कि भाई वो कॉर्नवालिस के बाद आए। पहले कौन आए, आपको लिस्ट जैसे मैंने आपको बोला था, सबसे पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, सेकंड कौन आए थे, याद करके आप देखिए, कॉर्नवालिस। और थर्ड हमें याद रखना है कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर। ओके, जो आपको दिख रहा है। तो सर जॉन सॉर का क्या याद रखना है कि भाई उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी रिजिड थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की फेम डिक्लाइन हो जाती है, मराठा इसके टाइम पे स्ट्रांग हो जाता है। ओके, चलिए, तो फोर्थ नंबर के जो गवर्नर जनरल है वो जो जिनका नाम है वेलेस्ली। अब वेलेस्ली जो जॉन सॉर के बाद गवर्नर जनरल बनते हैं और उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई उसको क्या करना है, कंपनी को सुप्रीम बनाना है पूरी इंडिया में पूरे कंपनी को सबसे आगे ले जाने का काम, जो जिम्मेदारी है ये वेलेस्ली पे आ जाती है। और वेलेस्ली इसके लिए एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ओके, आपने 8 में इसका सिर्फ नाम ही सुना होगा, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। बट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या क्या था ये आपको 9th में पढ़ना है। ओके, अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के कारण कैसे ये सारे किंग्स को कैसे ये ट्रैप करता था, ये आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं वन बाय वन कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या क्या कंडीशंस रखी जाती थी। ओके, चलिए भी कंडीशन देखते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में। एसएस का मतलब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ओके, ये शॉर्ट में मैंने ऐसे ही लिखा है, आपको पूरा ही लिखना है एग्जाम में। तो सबसे पहली कंडीशन जो थी वो आर्मी की कंडीशन। ओके, अब इसमें क्या था, मान लीजिए भाई आप किंग हो और मैं अंग्रेज़ की तरफ से हूँ, ब्रिटिश की तरफ से, और आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको साइन कर लीजिए। ओके, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आर्मी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके प्रोटेक्शन के लिए। आपको कुछ भी, आपको आज भी नहीं आने देंगे, आपका आज से प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी, कंपनी की रहेगी। ओके, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर कोई लड़ाई होगी, कोई वॉर होगी, दैन हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, तो आप मुझे बताइए 2-5 मिनट सोच के या थोड़ा टाइम लेके आप सोच लीजिए कि भाई अगर एक राजा को आर्मी मिल रही है तो कोई राजा मना करेगा क्या। ओके, तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में सबसे पहला चीज़ ये था कि भाई कंपनी क्या कर रही है, आर्मी प्रोवाइड कर रही है। और आपको ये सुन के अच्छा लग रहा हो कि भाई हाँ आर्मी प्रोवाइड कर रही है तो अच्छी बात है। एक्चुअली यही एक ट्रैप है। ओके, यही एक ट्रैप था। अगर कोई राजा इसको एक्सेप्ट कर लेता तो मान लीजिए भाई ये ट्रैप में फंस गया। अब कैसे ये समझिए आप, ठीक है। मैं आपको दो राजा की बात बताऊँ कि अगर एक राजा 1 को, एक किंग ए है और एक किंग बी है। ओके, मान लीजिए किंग ए को किंग बी पे अटैक करना है। ओके, तो सबसे पहले आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अगर किंग ए को जीतना है किंग बी को, तो क्या करना पड़ेगा, उसके पूरे किंगडम पे, उसके पैलेस पे अटैक करें। ओके, यहाँ पे पूरा फोर्टिफिकेशन किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहला जीतने का कंडीशन क्या होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। 2 मिनट सोच के पॉज करके आप सोचिए कि एक राजा को दूसरे राजा को अगर हराना है तो क्या करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो आपने सोच लिया होगा और बहुत लोगों ने ये सही भी सोचा होगा कि भाई एक राजा को दूसरे राजा को हराने के लिए सबसे पहला ये जो वॉल है उसको ब्रीच करना पड़ेगा, इस वॉल के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। एक बार कोई भी राजा दूसरे राजा की बाउंड्री में अंदर चला गया, उसकी आर्मी अगर अंदर चली जाती है तो 99% चांसेस है कि भाई किंग बी जो है वो हार जाएगा। ओके, अब यही तो बात है ना। अगर मान लीजिए अगर कल जाके जो भी राजा जिसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है उसकी ब्रिटिशर के साथ ही अनबन हो गई, अगर उसके साथ ही फाइट हो गई या वॉर करनी है तो क्या करेगा। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि किसी किंगडम को हराना है तो आर्मी को किसी किंगडम के अंदर एंट्री करवानी पड़ेगी। अब ब्रिटिशर की आर्मी तो पहले से ही राजा के पास ही आजू बाजू ही है। अगर राजा के अंग्रेज़ के साथ, ब्रिटिशर के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आई फ्यूचर में तो आर्मी तो वही अंदर ही बैठी हुई है। मतलब राजा अब अंग्रेज़ के साथ, ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ भी, एक शब्द भी बोल नहीं सकता है। ओके, तो आर्मी देने का पहले तो अच्छा लग रहा था, बट बाद में पता चला कि भाई अब तो ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, ब्रिटिशर तो कुछ ना कुछ करते रहते थे। ओके, तो चलिए, इस पहली कंडीशन ये थी कि जो आर्मी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन की हुई है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन की हुई आर्मी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी किसको, उस स्टेट को
जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को। ओके, सबसे पहली कंडीशन कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ट्रेन की हुई आर्मी किसको जाके मिलने वाली है? जो राजा, जिस स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, अब ये आर्मी आपको क्यों दी जा रही है? कि भाई वो स्टेट का प्रोटेक्शन के लिए। ओके, चाहे अंदर से कोई अटैक कर रहा है या बाहर से अटैक कर रहा है, हमारी आर्मी आपके क्या करेगी? आपको प्रोटेक्शन देगी। ओके, तो बदले में क्या? तो बदले में कुछ नहीं करना स्टेट को, जो भी स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है उसको भाई उतना आर्मी प्रोवाइड करना है, हमें भी प्रोवाइड करना है। भाई हम आपको आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको भी तो हमें आर्मी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, और अगर आपके पास उतनी आर्मी नहीं है तो आप क्या करिए, आपके पास कुछ प्रोविंसेस है, उतने पैसों का जो प्रोविंस है उतना इनकम ब्रिटिश को दे दीजिए। ओके, तो जितना आर्मी का जितना भी पैसा जाता है, इनकम होता है, उतना अमाउंट ऑफ प्रोविंस आप दे दीजिए, मतलब हमें उतनी जगह दे दीजिए। ओके, और दूसरा कि भाई ब्रिटिशर का एक प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिशर मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर जगह से कहीं ना कहीं लड़ाई करते रहते थे। ओके, अब राजा को बचाने के लिए ब्रिटिशर ने तो अपनी आर्मी तो अंदर खड़ी कर दी। ओके, राजा तो कुछ कर सकेगा नहीं अभी, बट मान लीजिए ब्रिटिशर कोई और किंगडम पे अटैक कर रहे हैं कहीं पे, तो उनको आर्मी की ज़रूरत होगी, तो वो राजा से आर्मी मांगेगा। ओके, तो राजा की आर्मी से अब ब्रिटिशर क्या करेगा? दूसरे किंगडम पे अटैक करेगा, मतलब मरेंगे तो किसकी आर्मी मरेगी, किसके लोग मरेंगे? राजा के लोग मरेंगे, ब्रिटिशर के लोग बहुत ही कम मरेंगे इसमें। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर के लोग कहाँ बैठे हुए हैं? वो तो किंगडम के अंदर राजा को बचाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे दूसरा ये एक बड़ा नुकसान था कि भाई जो किंगडम, जो राजा के लोग थे वो यहाँ पे मर रहे हैं, आर्मी है वो मर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ करते रहते थे। ओके, दूसरा कि देखिए भाई, सपोज़ मेरे पास 1000 सोल्जर्स है ना, ये भी आप एक बात नोट कर लीजिए। अब इसका एक और फ़ायदा ब्रिटिशर को क्या मिल रहा है वो देखिए। अगर मैं एक ब्रिटिशर और मेरे पास 1000 सोल्जर है, ठीक है, तो अभी 1000 सोल्जर का क्या खर्चा नहीं आएगा, उसका देखो क्या क्या खर्चा आएगा, उसको इनकम देना पड़ेगा मुझे। ओके, उसको इनकम के साथ साथ उसका जो भी उसको रहने का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, ये सब सारे खर्चे जो एक्सपेंसेस है, इन शॉर्ट उसके सारे एक्सपेंसेस है, ये भी तो मुझे उठाने पड़ेगा 1000 सोल्जर के। अब मैंने तो क्या कर दिया, ये 1000 सोल्जर को किसको दे दिया भाई? राजा के किंगडम में सौंप दिया है। अब ये राजा की जिम्मेदारी कि वो 1000 सोल्जर को कैसे रखेगा, तो मेरा ये सारा जो पैसा है वो तो बच जाएगा। समझ रहे? तो ये भी तो एक ब्रिटिशर का ये था कि भाई, तो आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको दे दी? वो स्टेट को दे दी जो एक्सेप्ट कर रहा है। तो राजा पहले तो बहुत खुश हो गए कि वाह वाह, मुझे बचाने के लिए ब्रिटिश की आर्मी आ रही है, मतलब आगे अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। बट भाई अब जैसे ही आर्मी आती है ना, तब से ही असली टेंशन तो तब से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा उसके बदले में उसे खुद की आर्मी भी तो भेजनी पड़ेगी, और अगर आपके पास आर्मी देने के औकात नहीं है एक तरह से, देन यू हैव टू गिव अवे दैट योर provinces of the equivalent amount of British army salary. ओके, अब और कंडीशन सुनिए, आप सुन के थोड़ा हैरान हो जाओगे कि राजा जो है कंपनी के परमिशन के बिना, विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी, द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद द अदर स्टेट्स। मतलब अगर इन फ्यूचर कोई किंग ए है जिसने कंपनी का जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया है, उसको किंग बी के साथ लड़ाई हो जाती है, मतलब उसका पहले से ही मान लीजिए दुश्मन है किंग बी, अगर उसको अटैक करना है किंग बी पे, तो उसको किसको पूछना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ओके, अब देखिए सोचे तो भाई, अगर एक राजा को, अब राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता है ऑर्डर देना। अगर राजा ऑर्डर नहीं दे पाएगा, मतलब राजा को लड़ाई करनी, देखो राजा को होता क्या है, उसकी जो इच्छा वो करता था, उसे जो चाहे वो, जिसको सज़ा सुनाना था, जो भी उसको एक्सेप्ट करना था वो एक्सेप्ट करेगा, जिसके साथ लड़ाई करनी थी लड़ाई करना था, जो यज्ञ करना है, जो पूजा करना है, मंदिर बनाना है, रोड बनाने हैं, राजा की जो मर्जी होती थी वो राजा कर सकता था, इसलिए तो उसको राजा बोलते थे। अब राजा को कुछ भी करना हो तो उसको तो पूछना पड़ेगा ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई हमें लड़ाई करनी, तो क्या लड़े क्या भाई, हमें दोस्ती करनी, किंग बी के साथ हमें दोस्ती करनी, हमें ट्रीटी साइन करनी है, वो तो मेरा दोस्त है, तो क्या हम ट्रीटी साइन करें, दोस्ती करें? वो भी पूछना पड़ेगा। अब देखिए लड़ाई करनी है, बट किंग बी के साथ उसे लड़ाई करनी है, किंग बी जो है
वो तो पहले से कंपनी का सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करके बैठा है, तो कंपनी मना कर दी कि भाई नहीं वो तो हमारा दोस्त है। वो दूसरा किंग और ए और बी को दोस्ती करनी है, बट मान लीजिए किंग बी कंपनी का दुश्मन है पहले से, तो कंपनी बोले कि भाई नहीं किंग बी तो मेरा दुश्मन है, उसके साथ आप दोस्ती कैसे कर सकते हो। सो यहाँ राजा राजा ही नहीं रहा है ना, प्रोटेक्शन के नाम पे इन्होंने पूरी तरह से जो किंग है उनको बर्बाद कर दिया था, है ना। दूसरा कि भाई अगर मान लीजिए कोई राजा को ब्रिटिशर के आर्मी को अंदर अंदर से भगाना है या कुछ ऐसा ऐसा षड्यंत्र कुछ कॉन्स्पिरेंसी बनानी है ब्रिटिशर के खिलाफ कि भाई ब्रिटिशर का कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसकी वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंडीशन में ये भी था कि उनकी जो स्टेट असेंबली उनका जो कोर्ट है, उनके कोर्ट में हमेशा एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा। मतलब भाई आप अंदर अंदर जो भी फैसले ले रहे, जो भी डिसीजंस ले रहे, वो सब किसके सामने आप बोल रहे हो, इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव के सामने बोल रहे हैं। और इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव वो तो जाके जो है गवर्नर जनरल, वो तो ब्रिटिशर को सब बता देगा कि भाई ये तो आपके खिलाफ ही प्लान बना रहे हैं। इन शॉर्ट मतलब आप कॉन्स्पिरेसी भी नहीं बना सकते कि ब्रिटिशर को भगाने के लिए। एक बार ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर ली, मतलब वो राजा है पूरी तरह से फंस गया। ओके, दूसरा कोई भी फॉरेनर से उसको कंपनी अपने स्टेट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। मतलब ब्रिटिशर के कंपटीशन में अगर आपको फ्रांस को लेके आना है कि भाई फ्रांस को हम ट्रेडिंग करने का परमिशन देते हैं, उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, नहीं भाई। फॉरेनर कोई भी दूसरा फॉरेनर आया तो आप उसका परमिशन ही नहीं है, समझ रहे। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस की ऐसी कंडीशंस। ओके, तो पहले तो राजा को इस तरह से बताया जाता था कि भाई आपको आपकी सुरक्षा मिलेगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा फ्यूचर में, एक बार हमारी आर्मी आपका प्रोटेक्शन के लिए 24 घंटे रहेगी, समझ रहे। आपको कोई लड़ाई होगी फ्यूचर में तो हमारी आर्मी बचा लेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और राजा ऐसे आलसी हो जाते हैं ऐसी सिस्टम को एक्सेप्ट करने के बाद, है ना। तो क्या क्या था, तो आर्मी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन की थी वो प्रोवाइड की जाएगी उस स्टेट को जो ये सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है। और आर्मी का काम क्या था कि भाई स्टेट के जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक है उसे राजा को या स्टेट को प्रोटेक्ट करना। उसके बदले में स्टेट को क्या करना पड़ेगा, स्टेट को उतनी अमाउंट की आर्मी देनी पड़ेगी, उतनी ही इक्विवेलेंट आर्मी देनी पड़ेगी, या उतना प्रोविंसेस, उतने खर्चे का प्रोविंसेस गिव अवे कर देना पड़ेगा ब्रिटिश को। तीसरी कंडीशन ये थी कि कंपनी की परमिशन के बिना कोई भी स्टेट ना वॉर लड़ सकती है, ना कोई किसी स्टेट के साथ ट्रीटी साइन कर सकती है। फोर्थ कंडीशन ये थी कि हमेशा एक इंग्लिश मतलब ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्टेट के असेंबली में बैठा रहेगा। और लास्ट कंडीशन ये थी कि कोई भी फॉरेनर्स जो है स्टेट उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकता। ओके, तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट में ये जाल में फंसने वाले कुछ स्टेट्स है, उसके नाम आप सुनिए। सबसे पहले देखिए निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ओके, आप मैप में भी देख सकते हो साथ साथ। मैसूर को तो बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा था, मतलब इतनी सारी मैसूर वॉर लड़ने के बाद। देन अवध को एक्सेप्ट करना पड़ा था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। गायकवाड़ वडोदरा के, सिंधिया भोपाल के, भोसले नागपुर के और होलकर इंदौर के। ठीक है, ये वो सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया। कौन से निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर। ओके, तो ये सिस्टम एक तरह से क्या था, स्वीट पॉइजन की तरह था। आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा सिस्टम था जो स्वीट पॉइजन की तरह था। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कौन लेके आया। ओके, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली जो है बहुत सारे प्रोविंसेस को क्या कर दिया, एनेक्स कर दिया मतलब अपने अंडर ले लिया। ओके, और अपने रूल को, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को बहुत ज़्यादा उसने एक्सपांड किया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली जो है टीपू सुल्तान को भी पूछता है एक्सेप्ट करने के लिए सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, जो वो रेफ्यूज़ कर देता है पहले, जैसे मैंने बोला था आपको कि पहले तो वो रेफ्यूज़ कर देता है। फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी जो है वो निज़ाम के सपोर्ट के साथ मैसूर पे अटैक कर देती है 1799 में। ड्यूरिंग द फोर्थ मैसूर वॉर, 3 मैसूर वॉर तो हमने आगे देख ली थी कि भाई, तो अब फोर्थ मैसूर वॉर में क्या होता है, टीपू लॉस हिज लाइफ, मतलब टीपू सुल्तान जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। ओके, वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। चलिए, वेलेस्ली के बाद जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं हेस्टिंग्स। सो आफ्टर वेलेस्ली हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। ही वेज वॉर विद नेपाल के साथ उनकी लड़ाई होती है, वॉर होती है, और गुरखास जो होते हैं नेपाल के, उनको अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा देते हैं। ओके, हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विद द
पिंडारास एंड टूक कंट्रोल ओवर दैम। पिंडारास के साथ भी उनकी लड़ाई होती है और उनको अपने अंडर ले लेता है। थर्ड मराठा वॉर जो है, द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टाब्लिश। और थर्ड मराठा वॉर जो है इनके अंडर होती है, हेस्टिंग्स के अंडर, और कंपनी का जो सुप्रीमेसी है वो ये यहीं से स्टार्ट होती है। ओके, तो हेस्टिंग्स के बारे में आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। और जो 6 नंबर का गवर्नर जनरल है जिसको लिबरल गवर्नर जनरल बोला जाता था वो है, इन कंपेरिजन टू द जो भी अर्लियर गवर्नर जनरल्स आए, विलियम बेंटिक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल। एग्जाम में पूछ सकते हु वॉज द लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो आंसर इज वॉट, विलियम बेंटिक। बेंटिक बिलीव दैट द डिससैटिस्फैक्शन in the different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about any unity। इसका क्या मानना था कि भाई डिफरेंट स्टेट्स जो है वो डिससेटिस्फाई है, खुश नहीं है कंपनी के रूल से। उसका रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न जो पॉलिसीज़ अपनाई गई, जो भी पहले आगे आने वाले गवर्नर जनरल्स उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ अपनाई वो पॉलिसीज़ कैसी थी? इम्पेरियलिस्ट थी। इम्पेरियलिस्ट मतलब रूल करने वाली पॉलिसी। ओके, किसी को मतलब ये अपने अंडर सप्रेस करने की पॉलिसी। ओके, एक तरह से डिस्क्रिमिनेट करने वाली सारी पॉलिसीज़ थी। तो अगर ऐसी ही पॉलिसीज़ चलती रही तो यूनाइट नहीं हो पाएंगे हम लोग। ओके, और ये डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा और हो सकता है आगे कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाए। तो इनका ये मानना था। ओके, तो वो अपने जो भी जितने भी काम किए वो बहुत ही लिबरल रहा। ओके, अपनी पॉलिसीज़ उसने जो भी बनाई वो बहुत ही लिबरल तरीके से हैंडल किया। तो ज़्यादा टिक नहीं पाया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई एक्सेप्ट नहीं था। तो उनको वहाँ ब्रिटिश में इन शॉर्ट लंदन में भी उनको जवाब देना पड़ता था कि भाई आपने क्या काम किया क्या नहीं। ओके, कितना पैसा कमाया, कहाँ लड़ाई लड़ी है, कितने प्रोविंसेस आपके अंडर आए, ये सब उनको जवाब देना पड़ता था। तो ये ज़्यादा टिक नहीं पाए। एंड फाइनल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो एक तरह से इम्पेरियलिस्ट भी थे और रिफॉर्मिस्ट भी थे। ओके, तो उनका इम्पेरियलिज्म और रिफॉर्मिस्ट का जो काम है वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। किस तरह से उसको इम्पेरियलिस्ट भी बोला जाता था और दूसरा की रिफॉर्मिस्ट भी बोला गया। तो डलहौसी जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं 1848 में। ही वॉज फियर्स इम्पेरियलिस्ट, है ना, वो बहुत ही फियर्स थे, इम्पेरियलिस्ट थे, मतलब रूल करने वाले एक तरह से। डलहौसी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। उनका पॉलिसी क्या था? देखिए, एनेक्सेशन का पॉलिसी। एनेक्सेशन का मतलब जो भी स्टेट है उसको अपना अंडर में ले आना, कंट्रोल में ले आना। ओके, और इससे क्या हो जाएगा? फॉर द एक्सपांसन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इन इंडिया। ब्रिटिश और कंपनी का इंपेरियलिज्म इंडिया में बढ़ाने के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जिसके बाकी सब स्टेट्स जो है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएगी, उनके कंट्रोल में रहेगी। ओके, तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में देखिए कैसे कैसे वो एक स्टेट को, मतलब कोई भी स्टेट्स को कैसे एनेक्स करते थे, अपने अंडर कंट्रोल में ले आते थे, मतलब लड़ाई लड़के, वॉर से। ये तो डेफिनेट पहले से ही तरीका है। दूसरा ये कि कोई भी किंग अगर मर जाता है विदाउट हेयर, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था, पहले ये सिस्टम चल रहा था। ओके, तो अगर कोई राजा का बेटा नहीं है तो वो वाला जो प्रोविंस है वो किसके अंडर आ जाएगा? ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। ऐसे ऐसे इन्होंने पॉलिसी बनाई थी। ओके, तो किंग डाइंग विदाउट हेयर उसको एनेक्स कर दिया मिसमैनेजमेंट के बहाने कि भाई आपको तो आपका किंगडम आपसे संभल ही नहीं रहा, आप अपने स्टेट को संभाल नहीं पा रहे हैं, उसके प्रिटेक्स में डेप्ट किसी स्टेट को इतना कर्जदार बना दिया, इतना कर्जदार बना दिया कि भाई सारे प्रोविंस, पूरा किंगडम ही अपने अंडर ले लिया। और दूसरा कि नेम से एक रूल, मतलब कि भाई इसको ख़त्म करना है, कि ये यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको कुछ भी करके हराना है। ओके, तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन देखिए उसने कैसे कैसे स्टेट को एनेक्ट किया, लड़ाई लड़के, ये बता कि कोई अगर राजा विदाउट हेयर अगर मर जाता है तो मिसमैनेजमेंट के रीज़न में, डेप्ट के रीज़न से, और कोई बस ऐसे ही नेम से रूल। तो लड़ाई लड़के कौन से प्रोविंस अंडर कर दिए? पंजाब को और पेगू को। ओके, जो लोअर बर्मा पड़ता है। किंग जो विदाउट हेयर मर गए तो वो कौन से प्रोविंसेस अपने अंडर कर दिए? सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर जो एमपी में है, और जयपुर और बागत। मैनेजमेंट के प्रीटेक्स में देखिए कि भाई मिसमैनेजमेंट हो रहा है आपके वहाँ पे, तो अवध अपने अंडर कर लिया।
डेप्ट में किस किस प्रोविंसेस को फंसाया, निज़ाम का जो वराट प्रोविंस है उसको फंसाया, और ऐसे ही बस इसको हटाना है, रूल से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कर्नाटका और तंजौर को। ओके, सो ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी किसकी, डलहौसी की। ओके, चलिए, बिसाइड बीइंग इम्पेरियलिस्ट डलहौसी वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट। इम्पेरियलिस्ट तो था ही क्योंकि बहुत सारे स्टेट उसके अंडर में उसने कर लिए थे, बट वो रिफॉर्मिस्ट भी माना जाता है। अब ऐसा क्यों है तो आप देख लीजिए कि भाई सबसे पहले फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने 1853 उसने स्टार्ट करवाई थी। ओके, फर्स्ट रेलवे लाइन जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो मुंबई और थाने के बीच में हुई थी 1853 में। तो ये रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तरह से चेंज होना, है ना। बट ये रिफॉर्म का मतलब होता है एक तरह से गुड चेंज। ओके, जो भी अच्छा चेंज हो रहा है, हमारे अच्छा बदलाव हो रहा है हमारे समाज में, दैट इज़ कॉल्ड रिफॉर्म। ओके, सो फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड अंडर डलहौसीज रूल। वायरलेस सिस्टम पहली बार इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट हुआ। नो डाउट कि ये सारी जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही थी, ये जो फैसिलिटी हमें मिल रही थी वो इंडिया के लिए ये डेवलप नहीं कर रहे थे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं था। ये जो भी था ये इंडिया के लिए नहीं था, ये सब ब्रिटिशर के लिए ही था। ब्रिटिशर इसलिए ये सब कर रहे थे क्योंकि उनको काम करने में आसानी हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए उन्होंने रेलवेज़ बनाए। उनको इंग्लैंड से बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने वायरलेस सिस्टम्स डेवलप करवाए, टेलीग्राम बनवाया। उनको जो मैसेज भेजना है एक जगह से दूसरे जगह तो पब्लिक वर्क्स उन्होंने डिपार्टमेंट्स खुलवाए जिससे उनका काम आसान हो, ना कि इंडिया का काम आसान हो। ओके, इंग्लिश एजुकेशंस भी इंट्रोड्यूस करवाया। नो डाउट हमें भी उसका फ़ायदा मिला, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिला, है ना। इंग्लिश एजुकेशन के कारण हमें ऐसे हमें राजा राम मोहन रॉय जैसे महान लोग मिले, ठीक है, जो ऐसा एक पढ़े लिखे का क्लास हमारे सामने आया जिन्होंने इंडिया को बदलने की कोशिश की। ओके, इंडिया के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, है ना। तो इंग्लिश एजुकेशन मिलता नहीं तो हमारी सोच नहीं बढ़ती एक तरह से। बट इंग्लिश एजुकेशन, इनका मकसद ये नहीं था कि भाई इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना है। इनका तो मेन पर्पज़ यही था कि भाई देखो, जब भी वो लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करते तो हम लोग, हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस बहुत थी। ओके, तो ब्रिटिशर को बहुत प्रॉब्लम आती थी हमसे कम्युनिकेट करने में। ओके, तो इसलिए इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करवाया कि भाई सामने वाला अगर इंग्लिश बोलेगा तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। तो वो उनका कम्युनिकेशन ईजी करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करवाया। हाँ, कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे ऐसे लॉज पास करवाए, जैसे चाइल्ड मैरिज के लॉ पास करवाए, वीडो री मैरिज के लॉ पास करवाने में ब्रिटिशर ने ही हेल्प की थी, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो हमारे पूर्वज जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं थे। जैसे चाइल्ड मैरिज को वो कभी बैन ही नहीं करते अगर ब्रिटिशर नहीं होते तो। ये वीडो री मैरिज वाला सिस्टम आता ही नहीं अगर ये ब्रिटिशर नहीं होते तो, ठीक है। क्यों, और जो ऑर्थोडॉक्स नेचर था वो कहीं ना कहीं कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ से ही वो बदला जा सकता था, अदरवाइज ही नहीं बदलता। और इसीलिए ये सारे काम जो है वो डलहौसी के टाइम पे हुए थे, एंड दैट इज़ वाई डलहौसी को रिफॉर्मिस्ट बोला जाता था। तो अभी तक देखिए क्या क्या हुआ कि भाई 100 साल हुए बैटल ऑफ प्लासी के बाद, 1757 से लेके 100 साल हो गए। ब्रिटिश रूल ने अपना पूरा एम्पायर को पूरी इंडिया में एक्सपांड कर दिया था। ओके, बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट, है ना, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि दूध के दूल्हे तो वो थे नहीं। तो ये जो एक्सपेंशन का प्रोसेस था उसे काफ़ी जो हमारे स्टेट्स थे वो नाराज़ थे उनसे। ओके, एंड दिस वाज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल। और ये यही नाराज़गी किस में बदल जाती है, ये बदल जाती है हमारा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसको भी हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि इसमें क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मेन रीज़न क्या था कि भाई हमारे स्टेट्स का डिससेटिस्फैक्शन। चलिए, अब हम इस चैप्टर के बहुत ही एंडिंग पे पहुंच चुके हैं। अब हमें दो चीज़ें पढ़नी बाकी है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी के रूल, और कंपनी के रूल के टाइम पे हमारे इंडिया में इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, और दूसरा हम पढ़ने वाले सोशल इम्पैक्ट। और ये दोनों जो है शॉर्ट नोट आपको याद कर लेनी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये दोनों शॉर्ट नोट बड़ी काम आएगी। ओके, और लास्ट में मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बताऊंगा जो आप याद कर लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, वो लास्ट में बताता हूँ मैं।
पहले इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देते हैं. ओके, सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल. So when we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an inevitable, enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and prospective market for good produce in factories. Okay, जब हम 100 साल कंपनी के रूल के इवेल्युएट करते तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे वर्ल्ड में पोजीशन कैसी थी. एनविएबल मतलब सामने वाले को भाई इंडिया देख के जलन होती कि भाई इतने अमीर लोग, इतना प्रॉस्परस, इतना कल्चरली डेवलप्ड. तो इन एनविएबल पोजीशंस थी. ये कुछ आगे की सेंचुरीज में जब अंग्रेज आए तो उसके आगे की बात चल रही है. ओके, वो कंट्री आज सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह गया, एक रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर. बस खाली रॉ मटेरियल, ये इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला देश बन जाता है. और दूसरा, उनका रॉ मटेरियल यहाँ पे जाएगा और उनकी फैक्ट्रीज में क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे. और ये प्रोडक्ट्स सारे के सारे कहाँ बेचे जाएंगे, तो भाई ये सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे हमारे इंडिया के मार्केट में. यानी कि इंडिया क्या बन के रह गया, एक मार्केट बन के रह गया. रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ले जाते थे और सामान बना के भी हमको ही बेचते थे वो. ओके, तो मार्केट भी हम एक तरह से इंडिया बन गया था. ओके, तो 100 साल कंपनी का एवेल्यूएट किया हमने. हम ये क्या पता चला कि हमारी पोजीशन कैसी थी, एनविएबल पोजीशन थी. अब वो हम कैसे बन के रह गए, हम ऐसी कंट्री बन के रह गए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ हम इंग्लैंड का मार्केट बन के रह गए हैं. जो भी फैक्ट्रीज में गुड्स बनते उसको कहाँ बेचा जाता, हमारे मार्केट में बेचा जाता था. ओके, तो उनकी अनफेयर रिवेन्यू पॉलिसीज़ थी. रिवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करने की ऐसी पॉलिसी थी कंपनी ने बनाई थी जिससे हमारे पीसेंट्स नाराज़ थे. पीसेंट्स का मतलब क्या होता है, फार्मर्स. हमारे फार्मर्स एक तरह से जो ओनर थे लैंड के, वो जो लैंड ओनर हुआ करते थे, अब वो क्या बन के रह गए, डेप्टर बन के, वो कर्जदार बन जाते हैं. और ये क्यों बने, क्योंकि उनकी अनफेयर रिवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसीज़. ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्स लगाते हैं. हमारी क्लोथ इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर दिया उन्होंने ऐसी डिसीटफुल प्रैक्टिसेस की, ऐसी धोखाधड़ी वाली प्रैक्टिसेस की, जिससे हमारे जो प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह से जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे कॉलेप्स होने लगी. ओके, पूरी तरह से कॉलेप्स होने लगी. हमारे आर्टिसंस थे वो भी गरीब हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए. हमारे यहाँ के जो भी कंपनी के ट्रेडर्स थे, जो हमारे यहाँ के वीवर्स थे, उनके साथ कैसा बिहेव करते, तो भाई उनके साथ वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते कि भाई उनको क्या करना है, डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ को सप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम भी वो लोग बहुत ही कम देते, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये करना पड़ता. अगर कोई भी वीवर जो है वो रिफ्यूज़ कर देता तो उसे पनिश किया जाता, या तो उसके मतलब लेस किया जाता यानी मारा जाता उनको, या तो जेल में बंद कर दिया जाता. तो मजबूरन उनको काम करना पड़ता था. कंपनी के अराइवल के पहले हमारे जो विलेजेस थे वो एक तरह से सेल्फ रिलायंट हुआ करते थे, प्रॉस्परस हुआ करते थे. बट कंपनी रूल के बाद क्या हो गया, वो बहुत ही सेल्फ रिलायंट नहीं रहे, अब वो डिपेंडेंट हो गए थे. और जो प्रॉस्परस थे, वो रिच थे, वो अब वो पुअर हो गए हैं. ओके, अब कंपनी के जो रूल था उसमें फर्स्ट रेलवे लाइन बनी थी. एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट की ये भी बात करते कि मुंबई और थाने के बीच में बना था. स्टीमर सर्विस बना था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ये भी स्टार्ट हुआ था. पोर्ट्स बनाए गए, ये भी इकोनॉमिकली हमें बहुत ही हेल्पफुल हुए. तो पोर्ट्स कहाँ बनाए, मुंबई, मद्रास और कोलकाता. ओके, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में पोर्ट बनवाए गए. तो ये था पूरी तरह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट. तो क्या क्या है मेन हाईलाइटिंग पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट कौन सा है याद रखने के लिए, कि भाई इंडिया की पोजीशन एनविएबल थी, ये लिखना है. और अब वो क्या बन चुका है, एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला कंट्री, और इंग्लैंड को कुछ सामान बेचना है तो उसके लिए मार्केट बन गया. ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, अनफेयर रिवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज़ के कारण पीसेंट्स के बारे में लिखना है. यानी सेकंड पॉइंट किसके बारे में, कि हमारे पीसेंट्स जो है वो क्या बन गए, डेप्टर बन गए. थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि टैक्स के कारण हमारी क्लोथ इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई. फोर्थ पॉइंट हम किसके बारे में लिखेंगे, हमारी जो भी प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखेंगे कि वो क्या हो गई, कॉलेप्स हो गई. नेक्स्ट हम हमारे आर्टिसंस के बारे में लिखेंगे, हमारे आर्टिसंस पुअर और अनएम्प्लॉयड हो गए. नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे हमारे व्यूअर्स के बारे में. व्यूअर्स कैसे, तो व्यूअर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते कि डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ को सप्लाई करना है शॉर्ट पीरियड में. अगर व्यूअर रिफ्यूज़ करते तो उनको पनिश किया जाता, लाइसेंस से या जेल से.
कंपनी के पहले हमारे, फिर हमें विलेज वाला पॉइंट लिखना है कि भाई विलेज हमारे सेल्फ रिलायंट हुआ करते थे, प्रॉस्परस हुआ करते थे, बट अब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और पुअर हो जाते हैं। और कुछ अच्छी इम्पैक्ट लिखनी है, जैसे कि भाई रेलवे स्टार्ट करवा दिया मुंबई थाने के बीच में, स्टीमर स्टार्ट करवा दिया इंडिया इंग्लैंड के बीच में, और कुछ पोर्ट्स बनवा दिए जो मुंबई, मद्रास और कोलकाता में बने। ओके, तो ये था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, इस जो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है और थॉट डेवलप होता है अमॉन्ग द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। ये अच्छी बात है। ओके, न्यूज़पेपर डेवलप कब होता है? ब्रिटिश रूल में ही न्यूज़पेपर आता है। अब न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो क्या होगा? देखिए भाई, रीड करने से क्या होता है, एक नॉर्मल अगर आप क्वेश्चन पूछो, कोई भी चीज़ हम पढ़ते तो क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ ना कोई इमेजिन होता है, इमेजेस चलती रहती है जब भी हम कोई पढ़ते हैं चीज़ें। ओके, तो ये इमेजेस है, उससे हमारा माइंड एक्टिव होता है और हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, थिंकिंग, हमारा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है। थिंकिंग एबिलिटी, या तो हम दूसरे अगर बात करें तो हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ता है, हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, कुछ भी जानने की इच्छाएं बढ़ेगी। ओके, तो न्यूज़पेपर के डेवलपमेंट से क्या हुआ, हमारा एक तो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच आया, मतलब जो लोग खुल के सामने आने लगे और खुल के बोलने लगे, उनके दिमाग में जो चल रहा था वो सब अब बोलने लगे, थॉट डेवलप होने लगे। ओके, मतलब अब एक तरह से बात करूँ तो दिमाग चलने लगा कि भाई सिस्टम कैसे काम करता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ ऑप्शन बी ट्राई करें तो क्या क्या हो सकता है। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक बात हुई कि भाई न्यूज़पेपर डेवलप हुआ, उसके कारण फ्रीडम ऑफ स्पीच डेवलप हुई, फ्रीडम ऑफ थॉट, लोग खुल के सोचने लगे, लोग खुल के बोलने लगे। ओके, इन द इंडियन सोसाइटीज़ सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स हुआ करते थे, कुछ ऐसे राइट्स और एक ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे जो मतलब प्रिवेलेंट थे, चल रहे थे। जैसे कि क्या क्या सिस्टम्स चल रहे थे, सती सिस्टम चल रहे थे, फीमेल इनफेटिसाइड। सती मतलब समझते हैं ना, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है उसको भी उसकी जो चिता है उसके साथ जलना पड़ता है। ओके, तो फ्यूनरल में उसको भी, मतलब इन शॉर्ट वाइफ को भी मरना पड़ेगा अगर हस्बैंड मर जाता है। फीमेल इनफेटिसाइड से क्या होता है कि भाई अगर पता चल जाता है कि भाई ये गर्ल है, मतलब जैसे ही लड़की पैदा होती है दैन उसको मार दिया जाता है। ओके, चाइल्ड मैरिज, मतलब छोटे होते तभी मैरिज करवाते थे। तो ये सब जो है ना, राजा राम मोहन रॉय हो गए, दुर्गाराम मेहता हो गए, बैराम जी मलबारी हो गए, ये सब ऐसे स्टालवर्ड्स से ऐसे हमारे हीरोज़ सामने आए जिनका रोल बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उन्होंने मतलब क्या रोल प्ले किया, उन्होंने लॉज पास करवा दिए। किससे? ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर को बोल के ये सारे लॉज को पास करवा दिए। सती सिस्टम का लॉ पास करवा दिया, फीमेल इन्फेटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, ये सब बैन करवा दिया। ओके, तो एक सोशल इम्पैक्ट अच्छा हुआ। तो ब्रिटिशर थे तो ये सब चीज़ें बैन हो पाई। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंग्लिश आई, तो जैसे से ना देखिए सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, जो कामकाज करने का जो तरीका है ना, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगा, इंग्लिश में कन्वर्ट होने लगा। ओके, अब जो डिमांड है ना, उसके कारण लोगों में नॉलेज ऑफ इंग्लिश की वो बढ़ने लगी, है ना, क्योंकि सब चीज़ें अब इंग्लिश में धीरे धीरे हो रही थी, तो सबको भी अब इंग्लिश सीखना था। और सब समाज में भी ये बातें फैल गई थी कि भाई जिसको इंग्लिश आता है, इंग्लिश बोल सकता है, वो बड़ा आदमी बनता है ना, ये सब दिमाग में सबके आने लगा। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो गया, और ये इंग्लिश जो हुआ, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ किसकी मेहनत मशक्क़त के कारण हुआ, एंडेवर्स के कारण हुआ, तो लॉर्ड मैकॉलॉय की मेहनत के कारण, इसकी स्ट्रगल के कारण जो है इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ। इंग्लिश एजुकेशन क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज जो है उसकी डिमांड बढ़ गई, और दूसरा कि हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था वो एंग्लिसाइज्ड होने लगा। ओके, एज रिकॉर्डेड चार्ल्स वुड, तो चार्ल्स वुड ने तो भाई क्या करवा दिया, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी से ओपन करवा दी। ओके, होल क्लास ऑफ पीपल विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एक हम अलग क्लास ऑफ पीपल बनने लगा जिसको इंग्लिश का नॉलेज। ओके, तो ये इंग्लिश एजुकेशन का एक फ़र्क हुआ। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये मतलब चलो क्लास बना, उसका फ़ायदा क्या हुआ, तो यही क्लास है, यही जो ग्रुप है ना, वो आगे जाके क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। किसकी डिमांड करने लगे? तो सोशल रिफॉर्म्स की डिमांड करने लगे, हमारे समाज में बदलाव लाना पड़ेगा, और यही जो है रिफॉर्म्स को मोमेंटम देने में हेल्प करने लगे हैं, यही लोग के कारण ये हुआ। तो चलिए सोशल इम्पैक्ट में क्या क्या पढ़ना है भाई, हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो क्या हुआ, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच डेवलप हुई,
फ्रीडम ऑफ थॉट डेवलप हुआ। ओके, ये डेवलपमेंट क्यों हुआ? न्यूज़पेपर। सो पहला पॉइंट आपको किसके बारे में लिखना है? न्यूज़पेपर का। ओके, न्यूज़पेपर के कारण क्या क्या हुआ। दूसरा, हमारे सोसाइटी में कुछ सोशल कस्टम्स है वो बैन हो गए, सती सिस्टम, इन्फेटिसाइड, चाइल्ड मैरिज। और किसके कारण हुए? तो कुछ 3 नाम आपको याद रखने हैं, राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता और बैराम जी मलबारी। ओके, इनके कारण जो है कुछ लॉस पास हुए ब्रिटिशर की मदद से। नंबर 3, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है वो एंग्लिसाइज्ड हो गया। एंग्लिसाइज होने से लोगों में इंग्लिश का नॉलेज की डिमांड बढ़ने लगी और इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करवा दिया। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किसकी एंडेवर से हुआ? तो लॉर्ड मैकलॉय। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना है। और दूसरा कि यूनिवर्सिटीज़ किसने स्टार्ट करवाई? चार्ल्स वुड ने। कहाँ स्टार्ट करवाई? तो मुंबई, मद्रास और कोलकाता। पोर्ट कहाँ स्टार्ट हुए? तो सेम है ना, मुंबई, मद्रास, कोलकाता में पोर्ट्स भी ओपन हुए और यूनिवर्सिटीज़ भी वहीं 3 जगह ओपन हुई। तो एक पूरा क्लास सामने आया इंग्लिश के नॉलेज वाला, और यही जो क्लास है, यही जो ग्रुप है, वही सोशल रिफॉर्म्स की डिमांड करने लगा और सोशल रिफॉर्म्स की प्रोसेसेस को मोमेंटम देने में भी इसी का हाथ है। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन, ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी तो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी। ओके, बट क्यों आई थी? तो भाई इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से अट्रैक्ट होके, एल्योर्ड होना मतलब एक तरह से अट्रैक्ट हो जाना, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि को देख के, हमारे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी काम की, वो देख के इंडिया आते हैं। और द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड बैड रिजल्ट्स इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। तो उनके रूल के अंडर कुछ अच्छे रिजल्ट भी है, बुरे रिजल्ट भी है। ज़्यादातर आपको बता दूं कि भाई बुरे रिजल्ट ही है। ओके, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या कल्चरल फील्ड हो, सभी में अच्छे बुरे दोनों इफेक्ट है। ओके, द कंपनी एडोप्टेड पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ये बात आपको कभी नहीं बोलनी है कि कंपनी जो है उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, उससे वो सारी पॉलिसीज़ का एक मेन गोल यही था कि इंग्लैंड प्रॉस्परस हो। ओके, ये मेन गोल था। और इंग्लैंड प्रॉस्परस हो कैसे रहा है? किसकी बलि चढ़ रही है यहाँ पे? एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। रिफॉर्म्स जो भी उन्होंने बनाए एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए बनाए, ना कि हमारे लिए बनाए। ओके, हमें जो फ़ायदा हुआ वो इनडायरेक्ट फ़ायदा हुआ, कहीं ना कहीं वो हमें बेनिफिशियल हो गया। उनका इंटेंशन नहीं था कि भाई इंडिया वालों को फ़ायदा हो। ओके, तो चलिए फिर ये चैप्टर नंबर 1 जो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ख़त्म होता है। और आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि और भी आगे जो चैप्टर्स है वो आने वाले हैं। ओके, चलिए फिर अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।